इन टैक्सेशन आता है जो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, वो जब इंसान अपना घर बेचता है, प्लॉट बेचता है, दुकान बेचता है, शॉप, कमर्शियल बिल्डिंग बेचता है, उस टाइम पे जो इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है। सबसे ज़्यादा क्लाइंट परेशान रहते हैं कि ये मेरा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट हटा दिया। 23 जुलाई 2024 से पहले हमारे पास इंडेक्सेशन था। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि उसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उनके लिए इंडेक्सेशन का ऑप्शन ही नहीं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे अगर टैक्स बचाना है हमें, तो मैं एक नया घर खरीदने में अगर री इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मुझे उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं देना। आप अपने अगर सेविंग अकाउंट में वो पैसा रखते हो और आप ये कहते हो मैं 2 साल बाद खरीदूंगा या 3 साल में कंस्ट्रक्शन कराऊंगा, तो उस पर आपका फुल कैपिटल गेन लग जाएगा। गवर्नमेंट उस चीज़ की आपको एग्जेम्पशन नहीं देगी। अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरता, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाद गवर्नमेंट नोटिस देगी, फिर भी नहीं भरेगा तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी सील कर देगी। हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु धैया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं और बेचते हैं, तो कई बार क्या होता है ना कि हमें टैक्स की पूरी जानकारी नहीं होती है कि प्रॉपर्टी खरीदी है तो कौन सा टैक्स देना चाहिए, कब कौन से टैक्स लगते हैं, कैपिटल गेन कब लग जाता है। इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हमने इनवाइट किया है अभिनव पी जैन को, जो पिछले 10 सालों से लगातार कॉर्पोरेट एडवाइजर एंड टैक्स कंसल्टेंट हैं। हाय अभिनव, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया इंदु जी, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे जो इस वीडियो को देखेंगे आज वो बहुत कुछ सीखने वाले हैं आपसे। बिल्कुल, जितना हमसे होगा सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जी, थैंक यू। अच्छा अभिनव जी, जनरली एक सवाल पहले तो अगर मैं कहीं स्किप कर जाऊं तो कुछ तो आप प्लीज़ बताइएगा मुझे, है ना? तो जनरली घर खरीदते और बेचते समय बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जिन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है लोगों को। तो आप एक बार प्लीज़ वो बताइए, कैसे जानना चाहिए कौन से टैक्सेस रहते हैं? जी, जब आप घर खरीदते हैं तो उस टाइम पे जो आपको टैक्सेस देने हैं वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, जो हम पे करते हैं वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। ओके। मेन टैक्सेशन आता है जो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, वो जब इंसान अपना घर बेचता है, प्लॉट बेचता है, दुकान बेचता है, शॉप, कमर्शियल बिल्डिंग बेचता है, उस टाइम पे जो इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है। ओके। तो हम उस चीज़ पे आज डिस्कस करेंगे। इसमें स्टार्ट हम करते हैं कि 2 तरीके का इसमें वो रहता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जिसमें सबसे ज़्यादा क्लाइंट परेशान रहते हैं कि ये मेरा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। जी। तो शॉर्ट टर्म हमारा काउंट होता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग मींस कि मैंने जब प्रॉपर्टी परचेज करी थी और जिस दिन तक मैं सेल कर रहा हूँ, अगर वो 24 मंथ्स या उससे कम है, तब हमारा आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके। और अगर मेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग कि मेरी परचेज डेट और सेल डेट में जो होल्डिंग पीरियड है वो 24 मंथ्स से ग्रेटर देन है, ज़्यादा है, चाहे वो 24 मंथ्स 1 डे हो, तो हमारा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब हम आ जाते हैं कि अगर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है वो आपका नॉर्मल जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं है। सपोज़ 4 लाख तक जो करंट स्लैब है वो अप टू 4 लैक्स तक नील है, 4 to 8 लैक्स तक 5% है, 8 to 12 लैक्स तक 10% है, 12 to 16 लैक्स तक 15% है, 16 to 20 लैक्स तक 20% है, 20 to 24 लैक्स तक 25% है और 24 लैक्स से ऊपर 30% है। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो वो इसी स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा। हाँ जी। ओके। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। अगर हमारा जो कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कट ऑफ डेट है 23 जुलाई 2024, जब हमारा इंटरिम बजट पास हुआ था 23 जुलाई 2024। अगर 23 जुलाई 2024 या उससे पहले की हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सेशन का, जिसमें हमारा रेट एप्लीकेबल है 20%। और अगर उसके बाद की प्रॉपर्टी है
तो हमारे पास इंडेक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, सिर्फ फ्लैट रेट लगेगा 12.5% का। ओके। अगर हमारा इंडेक्सेशन 23 जुलाई 2024 से पहले है तो क्लाइंट के पास दोनों ऑप्शंस हैं कि अगर आप इंडेक्सेशन के साथ जाते हो तो आपका रेट है 20% और विदाउट इंडेक्सेशन जाते हो तो आपका रेट है 12.5%। अगर हम 23 जुलाई 2024 से बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे सेल करेंगे, हालांकि वो अभी लॉन्ग टर्म में नहीं काउंट होगी, शॉर्ट टर्म में काउंट होगी, बट फर्दर जब 24 मंथ्स क्रॉस हो जाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगी। तो हमारे पास इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने। वो सिर्फ 12.5% का फ्लैट रेट लगेगा कि आपकी सेल्स कंसिडरेशन क्या है। सपोज़ मेरी प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी थी 50 लाख रुपए की एंड मैं आज उसे सेल कर रहा हूँ, जैसे गुड़गांव का हम देख रहे हैं, वो प्रॉपर्टी को मैं सेल कर रहा हूँ 2 करोड़ रुपए में। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अब आपका अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आपने 23 जुलाई 2024 के बाद प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो जो आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा वो होगा 2 करोड़। 2 करोड़ हमारी सेल कंसिडरेशन हो गई, लेस 50 लैक्स हमारी परचेज कॉस्ट। ओके। तो 1.5 करोड़ हमारा कैपिटल गेन आता है, जिसके ऊपर 12.5% हमारा टैक्स बनेगा। ओके। इंडेक्सेशन में जो उससे पहले का है 23 जुलाई 2024 से पहले का, उसमें इंडेक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इंडेक्सेशन एक तरीके से एक इन्फ्लेशन है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी 2000 में ख़रीदी थी या 98 में ख़रीदी थी या मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम बेस ईयर लेंगे 1 अप्रैल 2001। ओके। आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की क्या है, विद आप एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकलवा लो 1 अप्रैल 2001 को, वो हमारा बेस हो गया एंड उस पर हम इंडेक्सेशन लगाएंगे। अब जैसे जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का 2025-26 का जो हमारा इंडेक्सेशन रेट है वो है 376। ओके। सपोज़ मैंने 1 करोड़ मेरा 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू निकल के आती है, तो मैं इन्फ्लेशन मतलब इंडेक्सेशन लगा के उस वैल्यू को आज की डेट में मेरी क्या कॉस्ट बनती है, तो वो 1 करोड़ इंटू 3.76 हो जाएगा, तो वो बन जाएगी अप्रोक्स 3 करोड़ 76 लाख। 76 लाख की। 3 करोड़ 76 लैक्स की हमारी कॉस्ट आ गई। अब वो प्रॉपर्टी मैंने 4 करोड़ की बेची, तो सेल कंसिडरेशन हो गया मेरा 4 करोड़, उसमें से लेस करा मैंने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3.76 करोड़। मेरा जो बैलेंस बच के आएगा वो मेरा कैपिटल गेन हो गया 24 लैक्स का, उस पर मैं 20% टैक्स दूंगा, तो वो इक्विवेलेंट टू 4,80,000 के समथिंग बनता है, प्लस एजुकेशन सेस एंड ऑल। ओके ओके ओके। ये गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट हटा दिया कि जब इंटरम बजट ये लेके आए थे तो 23 जुलाई 2024 से पहले हमारे पास इंडेक्सेशन था और 20% रेट लगता था। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि उसके बाद की जो प्रॉपर्टी है उनके लिए इंडेक्सेशन का ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें फ्लैट 12.5% जो कैपिटल गेन निकलेगा सेल लेस परचेज उस पर 12.5% का देना है, अगर आपकी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद परचेज करी है। अगर उससे पहले है तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, इंडेक्सेशन का 20% के साथ और विदाउट इंडेक्सेशन का 12.5% के साथ। तो आप दोनों से कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कम आएगा आप उससे गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। अच्छा अभिनव जी, मेरा एक दूसरा सवाल रहेगा, इसी से कनेक्टेड रहेगा। इफ़ वी पे प्रॉपर्टी टैक्स तो उसकी में डिडक्शन मिलेगी या कैसे मिलेगा, वो भी कैलकुलेशन बताइए एक बार। इंदु जी, प्रॉपर्टी टैक्स हम जो पे करते हैं ना, वो हमारा कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, मैं कहीं डिडक्शन उसका नहीं मिलेगा। ओके। प्रॉपर्टी टैक्स का जो आपका डिडक्शन है, सपोज़ मैंने कोई हाउस लिया, मैंने उसे रेंट पे चढ़ा दिया, या मेरा कोई कमर्शियल शॉप है मैंने उसे रेंट पे चढ़ाया, जितना मुझे उसमें रेंट रिसीव हुआ उसमें से मैं अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स मैंने उस ईयर का गवर्नमेंट को पे किया है वो डिडक्ट कर सकता हूँ। ओके। बट अगर वो प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूँ उसमें से मैं प्रॉपर्टी टैक्स की डिडक्शन नहीं ले सकता। कैपिटल गेन में हमारा प्रॉपर्टी टैक्स की डिडक्शन नहीं आती, वो आती है हमारी इनकम फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा इनकम आई है उससे रेंटल इनकम, उस पर हमारा क्या टैक्स बन रहा है उसमें कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉपर्टी टैक्स को डिडक्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो हमारा सेल कंसिडरेशन रहता है कि मेरी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की बिक्री है,
उसमें से मैं लेस करूँगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की मैंने अपनी प्रॉपर्टी 3 करोड़ की खरीदी। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मैंने शायद बाउंड्री वॉल भी कराई हो उस प्रॉपर्टी में, कुछ कंस्ट्रक्ट भी कराया हो, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होना चाहिए जिससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। ओके। वो मेरी लेस होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। फिर उसमें जो थर्ड चीज़ होगी वो हमारे ट्रांसफ़र चार्जेस जो होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल, वो लेस होंगे। उसके बाद जो निकल के आएगा वो मेरा कैपिटल गेन कंपोनेंट होगा। ओके। अच्छा, अगर मान लो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे किसी को टैक्स बचाना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा फिर? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे अगर टैक्स बचाना है हमें तो उसमें एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 और अब इन्होंने एक्ट चेंज कर दिया है 2025, जो नया एक्ट एप्लीकेबल करा है 1 अप्रैल 26 से। सेक्शन 54 होता है 1961 एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपैरेटिव सेक्शन 82 है जो करंट इन्होंने नया एक्ट लेके आए हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो सेक्शन 82 हमारा ये कहता है कि अगर मैंने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल की, घर की, हाँ। अगर मैंने अपना कोई घर बेचा है उसमें से जो मुझे कैपिटल गेन हो रहा है उस कैपिटल गेन अमाउंट को, सपोज मैंने 5 करोड़ का घर बेचा है जिसकी परचेज कॉस्ट मेरी 4 करोड़ थी, तो 1 करोड़ मेरा कैपिटल गेन है। तो वो 1 करोड़ का जो अमाउंट है मैं एक नया घर खरीदने में अगर री इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मुझे उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं वो देना। घर रेडी टू मूव होना चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन? अब हम उस पे आते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने जो क्लॉज दिए हुए हैं, 3 क्लॉज हैं। फर्स्ट सबसेक्शन हमें ये कहता है कि सपोज आज मैंने घर बेचा है 15 तारीख को, जी। 15 अप्रैल 2026 को मैं घर सेल कर रहा हूँ। अगर आपने आज की डेट से 1 साल पहले भी कोई घर परचेज किया था तो आपका वो 1 करोड़ उसमें भी मर्ज हो सकता है, तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। वरना अगर पहले परचेज नहीं किया है तो आने वाले अगले 2 साल में आप परचेज कर सकते हो। ओके, 2 साल में? आने वाले 2 साल में आप परचेज कर सकते हो। दूसरा क्लॉज, थर्ड क्लॉज है इसमें कि अगर मैं कंस्ट्रक्ट करा रहा हूँ तो 3 साल में कंस्ट्रक्ट कंप्लीट हो जाए। आज से 3 साल काउंट होंगे कि अभी हम बैठे हैं 15 अप्रैल 2026 को, तो 14 अप्रैल 2029 को हो जाए को आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए गवर्नमेंट से। तो हम ये मानेंगे कि आपका वो घर कंस्ट्रक्ट कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा है तो 1 साल पहले खरीद सकता हूँ मैं या 2 साल बाद खरीद सकता हूँ मैं, या 3 साल बाद मैं उसे कंस्ट्रक्ट करने में लगा सकता हूँ। उस पर मैं 1 करोड़ रुपया री इन्वेस्ट करूँगा। इसमें 2 क्लॉज हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कैपिटल गेन अमाउंट री इन्वेस्ट करने की, पूरा 5 करोड़ का सेल कंसिडरेशन नहीं है। सिर्फ कैपिटल गेन जो लगा है उसको ही हम 1 करोड़ को री इन्वेस्ट करेंगे और हमारा टैक्स 0 हो जाएगा। ओके, बस ये कंडीशंस हमारी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम जो गवर्नमेंट ने लिमिट दी है हमें, दैट इज़ कि 10 करोड़ की कैपिंग दी हुई है कि कैपिटल गेन आपका अगर 10 करोड़ तक है तो आपको सेक्शन 54 या और सेक्शन 82 एप्लीकेबल होगा। अगर 10 करोड़ से ऊपर जाएगा तो ये कैपिंग हट जाएगी। ये सेक्शन पे हम पैसा नहीं बचा सकते। ठीक है। बट घर बेचकर मुझे घर ही परचेज करना है। हाँ, मैं वही बात पूछ रही थी कि घर बेचकर घर ही लेना है या घर बेचकर दुकान भी ले सकते हैं? नहीं, घर बेचकर आपको घर ही लेना पड़ेगा। ओके। गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपका पैसा, मान लो अब यहाँ पर हम घर बेचने का बात कर रहे हैं तो इसलिए हम उसी टॉपिक पर हैं। वैसे जैसे कैपिटल एसेट हो गया कि गोल्ड में पैसा लगा हुआ है लोगों का, तो गवर्नमेंट कहती है कि यार गोल्ड में लोग पैसा अपना निकालें, कैपिटल गेन बचाने के लिए घर खरीद लें। तो जिसके पास घर नहीं है उसके पास घर भी हो जाएगा। तो उस वजह से इन्होंने एम्फेसिस किया हुआ है सिर्फ घर खरीदने पर। ओके। जितना टैक्सेशन अगर बचेगा वो घर खरीदने को लेके होगा। समझ गए। इसमें एक पॉइंट और रहता है जो मैं डिस्कस करूंगा कि जो मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग है, मतलब आज मैंने अगर बेचा है और वो पैसा मैंने री इन्वेस्ट कर दिया, उसके 3 साल तक मैं उस घर को सेल नहीं कर सकता। अगर मैं उस घर को सेल कर दूंगा, क्योंकि मैंने आज एक घर बेचा, उसका पैसा मैंने दूसरे घर में लगा दिया और वो दूसरा घर भी 3 महीने बाद अगर बेच दूंगा, तो ऐसे तो गवर्नमेंट को आप
टैक्स ही पे करते रह जाओगे। गलत हाँ तरीके हाँ, से। गलत तरीके से हो गए तो बिल्कुल ही। तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि जो आप नया घर खरीदोगे वो आपको 3 साल तक मिनिमम होल्ड करना है। अच्छा सर, एक बात और बताओ, जनरली मैंने अभी पीछे मैं लैंड का काम करते हैं, कोई उनसे मिली थी, तो जनरली क्या होता है ना, एग्रीकल्चर लैंड या प्लॉटिंग में जो लोग टैक्स बचाने के लिए पैसा डालते हैं, तो उसमें किस तरीके से बचता है? क्या ये सिर्फ एक मिथ है कि उनमें लैंड में अगर डालोगे तो टैक्स बचेगा, या नहीं बचता है? उसको थोड़ा क्लियर कर दो। अभी हमने मैम बात करी कि रेजिडेंशियल हाउस की। अब हम बात करते हैं, अभी एग्रीकल्चर को हम थर्ड स्टेप पे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं प्लॉट्स की, ठीक है। कि किसी का प्लॉट है या किसी के पास शॉप है, वो अगर उसे सेल करता है तो उसमें एज पर 1961 एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 54F होता है, और 2025 एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 86 होता है जो एप्लीकेबल होगा। ओके। कि अगर मैंने अपना प्लॉट सेल किया या शॉप सेल करी या कोई कमर्शियल बिल्डिंग सेल करी, उस पे जो मुझे कैपिटल गेन अराइज हुआ, अगर मुझे उसे सेव करना है तो इसमें आपको कैपिटल गेन इन्वेस्ट नहीं करना दोबारा। पूरा सेल कंसिडरेशन, सपोज 5 करोड़ का मेरा प्लॉट बिका है तो पूरे 5 करोड़ रुपए ही हमें री इन्वेस्ट करने हैं रेजिडेंशियल हाउस खरीदने में। ओके। हमें री इन्वेस्ट करने हैं रेजिडेंशियल हाउस खरीदने में। ऐसा नहीं है कि मैं प्लॉट बेच के प्लॉट खरीद हाँ, लूंगा। पार्शियली नहीं कर सकते। अगर आप पार्शियली करोगे तो जो आपका कैपिटल गेन बनेगा वो भी प्रोपोर्शनेटली ही आपको उसका एग्जेम्पशन मिलेगा, और बैलेंस जो कैपिटल गेन बचेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो इससे पहले हमने रेजिडेंशियल हाउस का डिस्कस किया था सेक्शन 82 का, उसमें यह था कि हमें जो री इन्वेस्ट करना है वो सिर्फ कैपिटल गेन अमाउंट री इन्वेस्ट करना है, जो 1 करोड़ रुपए था। अच्छा। इस वाले सेक्शन में ये कहता है कि जो फुल सेल कंसिडरेशन है 5 करोड़ रुपए, वो हम री इन्वेस्ट करेंगे। ओके। बट वो भी रेजिडेंशियल हाउस खरीदने में अगर आप री इन्वेस्ट करोगे तब आपको उस पर डिडक्शन मिल जाएगी। मिल जाएगा। उस पर आपको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा, बट फुल सेल कंसिडरेशन आपको री इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और अब इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है, जो इसमें भी वही वाली कंडीशंस फुलफिल करनी होती है कि 1 साल पहले आपने कुछ खरीदा हो तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, या 2 साल बाद कुछ खरीद रहे हो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, या 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा पॉइंट अराइज होता है कि मैं 15 अप्रैल 2026 को सेल कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट को ITR फाइल करना है 15 अप्रैल 2026 का। फाइनेंशियल ईयर 26-27 हो गया, तो उसकी ITR की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2027। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर या तो आपने 1 साल पहले कुछ खरीदा था वो हो जाएगा, अगर आपका फ्यूचर में खरीदने का प्लान है तो वो पैसा आप सेविंग अकाउंट में अपने नहीं रख सकते। उसके लिए हमें एक कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाना पड़ता है बैंक के पास जाके। स्पेशल अकाउंट होता है कैपिटल गेन अकाउंट, जो इसकी खुलवाने की जो ड्यू डेट होती है वो हमारी होती है, जैसे 15 अप्रैल 2026 को मैंने प्रॉपर्टी सेल करी तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 हो गया, तो इसकी ITR फाइल करने की ड्यू डेट है मेरी 31 जुलाई 2027। तो उससे पहले मैं कैपिटल गेन अकाउंट खुलवा लूँ अपना ITR फाइल करने से पहले करंट फाइनेंशियल ईयर का, और कैपिटल गेन अकाउंट में पूरा पैसा पार्क कर दूँ। ओके। जब मैं बाद में घर खरीदूंगा तब वो कैपिटल गेन अकाउंट से पैसा निकल के एज इट इज कैपिटल गेन अकाउंट में जाएगा, वो बायर सेलर के पास जाएगा। आप अपने अगर सेविंग अकाउंट में वो पैसा रखते हो और आप ये कहते हो मैं 2 साल बाद खरीदूंगा या 3 साल में कंस्ट्रक्शन कराऊंगा, तो उस पर आपका फुल कैपिटल गेन लग जाएगा। गवर्नमेंट उस चीज़ की आपको एग्जेम्पशन नहीं देगी, वो चीज़ की डिडक्शन नहीं देगी। तो इसलिए सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 1 साल पहले कुछ ख़रीदा था तो आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने 1 साल पहले 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का घर खरीदा है, तो मेरे 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ तो मैंने उसमें दिखाकर एडजस्ट कर दिया, अपना ITR में शो कर दूंगा। अगर मुझे अगले 2 साल में घर खरीदना है तो 31 जुलाई 2027 से पहले मुझे कैपिटल गेन अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसमें पूरा पैसा पार्क करना पड़ेगा। समझ गई। और वहाँ से आप फिर सेलर को वो पैसा दोगे जिससे आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वरना इसमें गवर्नमेंट हमारा एग्जेम्पशन नहीं लेने देगी डिडक्शन, और वो पूरे कैपिटल गेन अकाउंट पर
लगेगा सारा इसमें। टैक्स लगाएंगे। अच्छा, अगर मान लो ये तो चलो ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी टैक्स ना दे पाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं? मान लो इन केस अगर कोई नहीं भरता है। मैम, प्रॉपर्टी टैक्स अगर नहीं भरेगा हाँ। तो प्रॉपर्टी टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स बिलोंग्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे हम गुड़गांव की बात करेंगे तो यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी टैक्स एप्लीकेबल करा हुआ है वो उस प्रॉपर्टी टैक्स की लाइबिलिटी कस्टमर की स्टेट गवर्नमेंट को है। अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरता सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाद गवर्नमेंट नोटिस देगी, फिर भी नहीं भरेगा तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी सील कर देगी। ये हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। इसका कोई भी कंसर्न इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर। ये सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स को रिलेटेड है कि गवर्नमेंट उसे सील कर देगी अगर आप नहीं भरोगे, नोटिस देगी, सारी चीज़ें करेगी, फिर उसके बाद अल्टीमेटली प्रॉपर्टी सील कर देगी। अभी आपने पीछे देखा होगा कि डीपीएस है, उसे भी सील किया था इंटरनेशनल। उसके अलावा काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं गुड़गांव में जो सील हुई, सील हो जाती हैं। फिर वो डेस्परेट सेल में भी तो आती हैं बाद में। हाँ, वो डेस्परेट सेल्स में आती हैं बाद में। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, मैंने कुछ सवाल रखे हैं आपके लिए बिल्कुल, निकाल के, बिल्कुल। बट अगर स्टिल मैं भूल जाऊं तो आप प्लीज बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। बताइएगा। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देता है तो उस इनकम पर टैक्स कैसे लगता है? अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो हम ये होता है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। जितना रेंटल आएगा वो मेरी रेंटेबल वैल्यू हो गई, वो मेरी इनकम है। उसमें से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% की जो गवर्नमेंट ने दी हुई है। सपोज 1 लाख पर मंथ का रेंटल है, 12 महीने रेंटल आया तो 12 लैक्स होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हम 30% की अलाउ करेंगे। तो 12 लाख में से 30% 3,60,000 हम डिडक्ट कर लेंगे। ओके। जो बैलेंस बचेगा उसमें अगर हमने उस प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है उसकी हम डिडक्शन ले लेंगे। अगर मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई लोन लिया था तो उस पर कोई इंटरेस्ट है तो उसकी हम डिडक्शन ले लेंगे। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब के अकॉर्डिंग ही हमारा कैलकुलेट होगा। जो मैंने स्टार्टिंग में स्लैब बताया था आपको 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, तो टिल उस स्लैब 25 तक आप बता रहे थे। 24 लैक्स तक, उसके 24 बाद 30% आ जाता है। ओके। तो उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपका रेंट उस पर इनकम टैक्स उस पर लगेगा। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होम लोन लेने पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं क्या? होम लोन लेने पर जो आपका इंटरेस्ट पोर्शन होता है वो उसका आपको बेनिफिट मिलता है सेक्शन 24 में, अच्छा। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ओके। इंटरेस्ट कंपोनेंट पे, तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है। एक जनरली सवाल है जो जनरली लोग होते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता भी है, बट स्टिल मैं आपके उससे एक बार क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त जो स्टैम्प ड्यूटी रहती है वो कितने क्या क्या होती है? प्रॉपर्टी खरीदते वक्त स्टैम्प ड्यूटी मेल, फीमेल और जॉइंट नेम तीनों पे डिफर करती है। सबसे कम स्टैम्प ड्यूटी होती है 5% अगर परचेजर फीमेल है तो। ठीक है। अगर परचेजर जॉइंट नेम में है, हस्बैंड वाइफ अपने नाम में ले रहे हैं या मेल फीमेल अपने नाम में, ब्रदर सिस्टर अपने नाम में ले रहे हैं, तो 6% है 6%। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। और अगर मेल ले रहा है तो 7% है। तो 5, तो 6 और इसीलिए 7 जनरली फीमेल के नाम पे फीमेल के भी नाम पे- प्रॉपर्टी ले लेते हैं टैक्स हाँ, बचाने टैक्स के लिए। बचाने के लिए। तो ये जो टैक्स रहते हैं, जो ये स्टैम्प ड्यूटी के ये जो चार्जेस रहते हैं, क्या वो हर स्टेट में एक ही होते हैं? जैसे हम लोग गुड़गांव में हैं तो गुड़गांव में इतना, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। अच्छा, अलग अलग हो जाते सब हैं। स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं।